अच्छा ये और जेनेटिक कोड बता दिया था क्या? जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं? जेनेटिक कोड। नो सर। ट्रांसक्रिप्शन हमने कर लिया था। ट्रांसक्रिप्शन, यस सर। ट्रांसक्रिप्शन कर लिया था, और मुझे जहां तक याद है टाइप्स ऑफ आरएनए भी हम लोगों ने कर लिया था ना? यस सर। पक्का ना? ट्रांसक्रिप्शन पक्का कर लिया था ना? कोई डाउट तो नहीं ना? यस सर। सब लोग नोट्स बनाते रहते हो ना? कोई छोड़ता तो नहीं नोट्स वगैरह? तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसलेशन। सब लोग गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग हर्षित। तो क्या पढ़ना था आज हर्षित? क्या पढ़ना है आज? क्या जी हर्षित? सर लास्ट चीज तो हमने ट्रांसक्रिप्शन लिखवाया था। ट्रांसक्रिप्शन लिखवा दिया था? यस सर। ठीक है, तो हमें ट्रांसलेशन आज पढ़ना है। पहले हम देखते हैं ट्रांसलेशन। चलो, तो पहले एक वीडियो दिखाता हूँ, है ना? यही शुरू करता हूँ। ट्रांसलेशन क्या होता है ये तो मैंने आपको बता ही दिया, याद है ना? बच्चे वाली कहानी याद है? याद है ना? तो ट्रांसलेशन तो पूरा मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे प्रोटीन बनती है ना? तो इस पूरी कहानी को पहले समझ लेते हैं, ट्रांसलेशन कैसे होता है। तो कहानी सबको याद है ना? किसी को कोई डाउट करना है उस कहानी पे? बच्चे वाली जो थी। नो सर। चलो ठीक है, तो पहले मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ। शुरू से देखो, समझो बात। डीएनए से पूरी प्रोटीन बनने की प्रोसेस, मतलब जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। देखते हो, मैं बताता जाऊंगा इसका। इससे हो गई हमारी ये सेल के अंदर न्यूक्लियस हो गया, प्रोटोप्लाज्म, बाकी के सेल ऑर्गेनेल चारों तरफ स्विम कर रहे हैं। न्यूक्लियस के एनवेलप के ऊपर एक छेद है जिनको कि हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमोसोम है जो कि स्विम कर रहे हैं। अब देखो, क्रोमोसोम अनवाइंड हुआ, ये स्टोन ऑक्टामर जो हमने पढ़ा हुआ था, मतलब न्यूक्लियोसोम, है ना? ये न्यूक्लियोसोम हो गया। ये इस तरह से डीएनए ओपन हुआ। डीएनए ओपन होने के बाद अब पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, है ना? आरएनए पॉलीमरेज आया, डीएनए के हेलिक्स को ओपन किया, और डीएनए के एक स्ट्रैंड पे आरएनए का फॉर्मेशन किया, मतलब डीएनए के टेम्पलेट पे एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ठीक भाई। तो ये देखो डीएनए के टेम्पलेट पे 5 to 3 में हम ये पूरी प्रोसेस पढ़ चुके हैं। ट्रांसलेशन होकर के मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन, एमआरएनए बन गया। तो डीएनए ने अपनी इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए को ट्रांसफर कर दी, ठीक है, जिसको कि हमने ट्रांसक्रिप्शन बोला। अब इसमें मैंने बताया था कि इसमें जो आरएनए होता है उसमें हर पार्ट इसका इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसमें कुछ एक्सॉन होते हैं, याद है ना? बताया था ना? एक्सॉन और एंट्रॉन्स होते हैं, है ना?
तो जो नॉन इन्फॉर्मेटिव पार्ट होते हैं उनको कट करके निकाल देते हैं स्प्लाइसोसोम बना करके। न्यूक्लियस से एमआरएनए बाहर आ गया, अब ये प्रोटोप्लाज्म में आ गया जहां पर राइबोसोम पाए जाते हैं। तो स्विम करते हुए राइबोसोम के पास पहुंचे। ये देखो, पहले स्मॉल सब यूनिट से जुड़ेगा, फिर लार्जर सब यूनिट से जुड़ेगा। ये एमआरएनए हो गया। आप देखो, अब प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट होगी। यहाँ पर ये अमीनो एसिड इसके स्टैंड पे आता है, याद है ना, CAA एंड CCA एंड जो था उस पे अमीनो एसिड आ जाएगा। पहला अमीनो एसिड मिथ्योनाइन ही होगा, tRNA। ये देखो, इस तरह से देखिए, इस तरह से प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। देखते जाओ, देखो, अब समझिए यहां पर क्या है कि यहां पर ये जो लेकर के आ रहा है नया, है ना, तो यहां पर इस वाली साइड को, इसे हम ए साइड बोलते हैं, ठीक है, किसी और तरह से किया जाए। इसे हम ए साइड कहते हैं, इसे ए साइड कहते हैं। यहाँ पे एमिनो एसिड आता है तो एमिनो एसिल साइड कहते हैं, ठीक है। ये इसे पी साइड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, जैसे ये आगे खिसकेगा तो पीछे वाले को अपना एमिनो एसिड ट्रांसफर कर देगा, है ना। फिर इसे ई साइड बोलते हैं, इसे एग्जिट साइड बोलते हैं। यहां से एमिनो एसिड निकल जाएगा। तो एक एमिनो एसिड आया, देखो पहले ये आएगा, यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचने के बाद ये क्या करेगा, इसको धक्का देगा। जब इसको धक्का देगा तो पीछे वाले को अपना एमिनो एसिड ट्रांसफर कर चुका होगा। देखते आइएगा, यही हो रहा है ना, देखते आना, यही होता है, ठीक है। ये देखो, ये देखो, है ना। तो ये आगे वाला जब एग्जिट करता है तो पीछे वाले को एमिनो एसिड ट्रांसफर करता जाता है। तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, इसलिए इसको पी साइड बोलते हैं। यहाँ एमिनो एसिड आता है, इसलिए इसको ए साइड बोलते हैं। और ई साइड क्योंकि टीआरएनए यहाँ से एग्जिट कर जाता है, इसलिए इसको ई साइड। इस तरह से एमिनो एसिड की चेन बन गई, ये फोल्ड हो जाएगी, और फोल्ड होने के बाद हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोटीन कहेंगे। फोल्डिंग में शेप्रॉन नाम की एक प्रोटीन होती है, वो हेल्प करती है। दिस इज ट्रांसलेशन। समझ आ गया, इजी है। Yes. So this was the protein cell. अब इसका जो डायग्राम आपको बनाना होगा वो भी मैं बता देता हूँ, जो आपको बनाना है, मतलब आपको अपने स्कूल के एग्जाम के लिए जो बनाना है वो डायग्राम भी मैं आपको बताता हूँ। ये वाला डायग्राम आपको बनाना होगा, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो ये वाला डायग्राम आपको बनाना होगा अपने स्कूल के एग्जाम के लिए, ट्रांसलेशन में, ठीक है। नीचे स्मॉल सब यूनिट है, ऊपर लार्ज सब यूनिट है। ये टीआरएनए लेकर के आ रहा है ना, अमीनो एसिड को लेकर के आ रहा है, ठीक है। ऐसे करके आपको समझना है। आप देखो, तो नोट करना स्टार्ट किया जाए। अच्छा देखो, इसको हम लोग जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, या रादर देन हम ये कह सकते हैं इसको हम 3 स्टेप पे डिवाइड करते हैं। तो 3 अलग अलग स्टेप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले आप क्या कहते हैं, तो सबसे पहला वाला जो पार्ट है, तो सबसे पहला पार्ट इनिशिएशन होता है ना। तो मैं बताते जाता हूँ कैसे कैसे होता है, तीनों पार्ट बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में इनिशिएशन, है ना। तो पहले इनिशिएशन होगा, और हमको पता है कि इनिशिएशन में जो पहला कोडॉन होगा वो AUG होगा, है ना। और AUG कोड करता है किसको, मीथियोनाइन को, है ना, मीथियोनाइन को। तो पहला जो एमिनो एसिड जुड़ा होगा, सबसे पहले आके जुड़ा होगा, वो एमिनो एसिड क्या होगा, मीथियोनाइन एमिनो एसिड होता है ना। इनिशिएशन होने से पहले टीआरएनए आता है,
स्मॉल सब यूनिट पे जुड़ जाता है, कहाँ से हेड में स्मॉल सब यूनिट के साथ जुड़ जाता है और इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाता है। उसके बाद लार्ज सब यूनिट जुड़ती है आकर के, है ना? फिर पहला वाला टीआरएनए आता है। इसको इनिशिएशन कहते हैं। इनिशिएशन के बाद दूसरा क्या होता है? इलॉन्गेशन, है ना? तो इलॉन्गेशन में क्या होता है? इलॉन्गेशन में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सेकंड पार्ट है इलॉन्गेशन। तो इलॉन्गेशन में बार-बार पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएँगे और ये लंबी सी चेन बनती जाएगी। उसके बाद आपको भी पता है कि आखिरी में क्या होगा? थर्ड फिर आता है टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में क्या होगा? टर्मिनेशन में हमको पता है कि 3 कोडॉन होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, जिनको पढ़ने के लिए या रीड करने के लिए कोई भी टीआरएनए होता ही नहीं, है ना? तो हम इसे बोलते हैं यूएए, यूजीए, यूएजी, सॉरी यूएजी। तो ये 3 टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं। जब ये आ जाते हैं, तो जहाँ पर आ जाते हैं उसको कोई टीआरएनए नहीं पढ़ पाता है, उसके लिए कोई अमीनो एसिड नहीं होता, तो उसके बाद ये चेन टर्मिनेट करती है। तो मैंने आपको इसको बताया कि ए साइट उसको बोलते हैं, ये जो साइट बनी ए साइट बोलते हैं। ए साइट वो साइट है जहाँ पर अमीनो एसिड आता है ना? टीआरएनए अमीनो एसिड लेकर के आता है। पी साइट जहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब पेप्टाइड बॉन्ड का 2 अमीनो एसिड के बीच में यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ई साइट जहाँ से टीआरएनए एग्जिट करता है उसको ई साइट बोलते हैं। तीनों ई साइट लार्ज सब यूनिट में पाई जाती है। ठीक है? ठीक, कोडॉन पाए जाते हैं एमआरएनए में, है ना? चलिए नोट करना स्टार्ट कीजिए। ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन और ब्रैकेट में लिखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस, है ना? ब्रैकेट में प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसलेशन इज translation is a mechanism by which codon of mRNA translation is a mechanism by which codon of mRNA guide mRNA codon of mRNA guide the linking of specific sequence of amino acid to form a polypeptide chain on ribosome. amino acid chain to form a polypeptide chain on ribosome. ठीक है? नेक्स्ट पहला इसी के नीचे लिख करेंगे the small and the large subunit of ribosome, the small and large subunit of ribosome must be joined together for protein synthesis. Full stop. This is brought about by mRNA chain. This is brought about by mRNA chain. सर मस्ट बी के बाद क्या था? कहाँ पे लिखा था? क्या लिखा? सर सब यूनिट must be jointed together to form protein. Full stop. This is brought about by mRNA chain. This is brought about by mRNA chain. Full stop. The latter join small ribosomal subunit
the letter joins a small subunit by first codon full stop. The combination of सर ये पॉइंट प्लीज रिपीट कर दीजिए. the letter join मतलब कौन mRNA. The letter join a small ribosomal subunit by first codon full stop. The combination of two मतलब mRNA और small subunit. The combination of two is called initiation complex. राइबोसोमल स्मॉल सबयूनिट और mRNA दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. फुल स्टॉप. The large subunit latter join to small subunit to form active ribosome. फुल स्टॉप. बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ क्या हो बेटा? सर टू फॉर्म एक्टिव राइबोसोम. अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ पॉइंट. इन दोनों सबयूनिट के जुड़ने के लिए मैग्नीशियम का होना बहुत जरूरी है. और मैं जो लोग 11th पे थे मैंने बताया था कि स्मॉल और लार्जर सबयूनिट जो राइबोसोम की होती हैं वो जिससे जुड़ी होती हैं उसको मैग्नीशियम ब्रिज कहते हैं. नोट करो. एक्टिवेशन ऑफ राइबोसोम बाय mRNA require proper concentration of magnesium ion. नेक्स्ट अब हेडिंग डालेंगे इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. इनिशिएशन ऑफ या इनिशिएशन ही डाल लो. इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. At this stage, mRNA, n-mRNA, और tRNA. सर mRNA के बाद क्या है? tRNA bearing first amino acid of polypeptide chain and two subunit of ribosomes are brought together. तो इनिशिएशन के लिए दोनों राइबोसोम की सब यूनिट mRNA और पहला tRNA जिसके के पास फर्स्ट एमिनो एसिड होगा मतलब मीथियोनाइन होगा. तो ये सब एक साथ आ जाते हैं. फुल स्टॉप. यूनियन ऑफ ऑल दिस कंपोनेंट forms translation initiation complex. Full stop. The ribosomal subunit bind to leader segment of mRNA. Ribosomal subunit bind to leader segment of mRNA at 5' end.
full stop. In eukaryotes, the 5 prime cap in eukaryote 5 prime cap first tell small subunit to bind mRNA. तो जब मैं आपको mRNA पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जो मिथियोलेटेड कैप होती है वो राइबोसोम के साथ में mRNA को बाइंड करने में हेल्प करती है, और जो पॉली ए टेल होती है वो न्यूक्लियस से राइबोसोम को न्यूक्लियस से mRNA को एग्जिट करने में हेल्प करती है। ठीक है, ओके। सर ये बोला कि इन यूकैरियोट्स द 5 प्राइम कैप फर्स्ट टेल्स स्मॉल सब यूनिट, तो 5 प्राइम एंड पे जो कैप होती है वो स्मॉल सब यूनिट को ज्वाइन बताती है कि भाई साहब बाइंडिंग करनी है। ठीक है, इन यूकैरियोट 5 प्राइम कैप फर्स्ट टेल्स द स्मॉल सब यूनिट टू बाइंड mRNA at 5 prime end. ठीक है, the first codon is AUG. The first codon is AUG, which is read out by first tRNA, which is read out by first tRNA, which bring amino acid methionine. Next point, the proteins called, important है underline करना, the proteins called initiation factors, initiation factor, the protein called initiation factor, इसको लिखते हैं ऐसे IAPS. The protein called initiation factor are necessary to bring component of translation initiation complex. Component of translation initiation complex मतलब large subunit, small subunit, tRNA और mRNA. बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार बना के लिखेंगे इसी में। GTP सप्लाई एनर्जी, GTP not ATP, GTP supply energy for initiation complex formation. GTP supply energy for initiation complex formation. Next, heading है elongation of polypeptide chain. Elongation of polypeptide chain है ना, इनिशिएट तो हो गया, अब चेन को लंबा करना है ना, इसकी लेंथ बढ़ाना है, elongate करना है, उसको हम elongation बोलेंगे। The amino acid on tRNA at P site, the amino acid on tRNA at P site and newly arrived amino acid on tRNA and newly arrived amino acid on tRNA at A site join by peptide bond
बाय पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब ये वाला और ये वाला ज्वाइन बाय पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे ये यहां पे आएगा, ये बाहर निकल लेगा और ये इसके साथ में पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा। द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय, अब इस बॉन्ड बनाने की रिएक्शन को कौन कैटलाइज करता है? अगेन क्वेश्चन ऑफ नीट एग्जामिनेशन। द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय पेप्टाइडिल 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 ट्रांसफरेजेस, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेजेस। The reaction is catalyzed by peptidyl transferases enzyme. Full stop. Next point है, the tRNA at A site carrying dipeptide, the tRNA at A site carrying dipeptide moves to P site, A से खिसक के P साइड पे आ गया है ना, इसने P वाले ने उसको ट्रांसफर किया A वाले को, और A वाला A से खिसक के P साइड पे आ गया है ना, जो हम अभी देख रहे थे एनिमेशन में। This process is called translocation. This process is called translocation. Full stop. It requires energy. It requires energy which is provided by, it requires energy which is provided by GTP. फुल स्टॉप। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट करेंगे, राइबोसोम मूव्स ऑन mRNA, राइबोसोम मूव्स ऑन mRNA फ्रॉम 5' end to 3' end direction. Ribosome moves on mRNA from 5' end to 3' end direction. By this way, elongation of chain, by this way, elongation of chain takes place. Next, termination of polypeptide chain. Third point, termination of polypeptide chain. At the end of mRNA chain, at the end of mRNA chain, there is stop or terminator codon. At the end of mRNA chain, there is stop or terminator codon. Stop or terminator codon. ये तीनों कोडॉन लिख लो। It reaches the A site. It reaches the A site, but not read by any tRNA. Not read by any tRNA. Any? अब ये reaches to A site, जब ये कोडॉन, ये इन तीनों में से कोई भी कोडॉन एक होगा, वो पहुंच जाएगा A साइट पे, तो उसको कोई tRNA रीड नहीं करेगा। सर इसकी फर्स्ट लाइन रिपीट कर दीजिए। At the end of mRNA chain. At the end of mRNA chain, there is stop or terminator codon. इनको हम बोलते हैं ना stop codon या terminator codon. Stop or terminator codon.
which is not read by any tRNA, which is not read by any tRNA, full stop. There can, hence there can be no further addition of amino acid to polypeptide chain, full stop. A protein called Sir, there can be no further addition of amino acid to polypeptide chain. A protein called release factor. Joins stop codon at A site. सर रिलीज फैक्टर के बाद joins the stop codon at A site. यहाँ पे कोडॉन आया, ये स्टॉप कोडॉन है, मान लेते हैं UAA आया, इसको कोई tRNA रीड नहीं करेगा तो एक प्रोटीन इसके ऊपर आके चिपक जाएगी, उसको क्या बोला जाएगा? रिलीज फैक्टर बोला जाएगा, है ना। अब इसके बाद में इसके आखिरी में कोई दूसरा तो कोई अमीनो एसिड ऐड हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इट ऐड वाटर मॉलिक्यूल टू पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये प्रोटीन वाटर मॉलिक्यूल आखिरी में ऐड कर दी। इट ऐड वाटर मॉलिक्यूल टू पॉलीपेप्टाइड चेन। By this way, protein is relieved from ribosomes. Next point, the chaperone protein बहुत इंपॉर्टेंट है। CHA को chaperone मत पढ़ना, chaperone पढ़ते हैं। The chaperone protein may help polypeptide fold correctly, ठीक है। So this was all about the translation. may समझ help आया भाई? A chaperone protein may help polypeptide chain to fold correctly. और मैंने बताया कि पॉलीपेप्टाइड चेन की जो फोल्डिंग होगी इससे प्रोटीन बन जाएगी और वही बताएगी कि क्या हो सकता है इसका कैरेक्टरिस्टिक, है ना। जेनेटिक कोड में आपको बता चुका हूं ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड्स। जल्दी देखो, हाँ जी जल्दी देखिए। नो बता सर चुका हूँ? हाँ नहीं बता चुका हूँ? नहीं बताया? नो सर ठीक है, चलो। या अच्छा, ये ट्रांसलेशन सबको क्लियर है? पहले तो ये बताओ, पहले यही बताओ। यस सर ठीक है, सबको क्लियर हो गया? चलो। देखो जेनेटिक कोड क्या होते हैं, तीन के सेट को जेनेटिक कोड हम लोग कहते हैं, है ना। तो टोटल कुल मिलाकर के, है ना, टोटल कुल मिलाकर के 64 जेनेटिक कोड होते हैं, ठीक है। तो 64 जेनेटिक कोड होते हैं और देखो प्रोटीन टोटल एमिनो एसिड कितने होते हैं, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड हम लोग देख लेते हैं, ये लिख लेते हैं इनके इनफैक्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको आपको लिखना पड़ेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है भाई, ये तो आपको आना ही आना चाहिए। मैं एक बार जेनेटिक कोड की कैरेक्टरिस्टिक लिखवा देता हूँ और इनफैक्ट मैं आपको समझा भी देता हूँ जेनेटिक कोड, ये एनसीईआरटी में भी हालांकि दे रखा है।
क्लियरली दे रखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। यही नहीं है इसमें। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है ना, 21। तो कितने टाइप की प्रोटीन है, एमिनो एसिड कितने टाइप के हैं, 21 टाइप के, है ना। तो 21 टाइप के एमिनो एसिड होते हैं, और जिसमें कोडॉन कितने टाइप के हैं, कितने हैं, 64। इसका मतलब कि एक एमिनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन कोड करता है। एक तो हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि एक एक एमिनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है, जब भी प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगी तो इनिशिएशन कोडॉन जो होगा वो यही होगा AUG, ये मीथियोनाइन को कोड करता है ना। और स्टॉप कोडॉन मतलब जिन जो किसी भी अमीनो एसिड को नहीं कोड करेंगे वो UAA, UAG और UGA, इन तीन में से कोई भी स्टॉप कोडॉन हो गया। तो देखो टोटल कुल मिला के कितने कोडॉन है, 64 कोडॉन। 64 कोडॉन में कितने कोडॉन अमीनो एसिड को कोड करते हैं, कितने कोड करते हैं, 61। और 3 क्या है, इनको हम नॉनसेंस कहते हैं, इनका कोई सेंस नहीं बनता है, इसलिए इनको नॉनसेंस बोलते हैं। तो टोटल याद रखना, इस तरह से क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछ जाता है। तो 61, और इस 61 में एक इनिशिएशन कोडॉन है जिसको क्या बोलते हैं, AUG कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऐसे क्या होता है, मान लो ये कोई एक लंबा सा RNA का सीक्वेंस है, तो यहाँ पर 3 के कोड हैं, तो यहाँ पर बीच में कोई पंक्चुएशन कोई कॉमा नहीं होता, 3 को रीड कर दिया, यानी 3 को रीड कर दिया, 3 को रीड कर लिया, तो यहाँ पे कोई पंक्चुएशन हो, कोई कॉमा नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे आप देखो AUG मीथियोनाइन को कोड कर रहा है, तो चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, कुछ भी हो, सब जगह मीथियोनाइन AUG मीथियोनाइन को ही कोड करता है। तो ये यूनिवर्सल है पूरे वर्ल्ड में, चाहे वायरस हो, सब जगह मीथियोनाइन को ही कोड करेगा। तो पूरे वर्ल्ड में ये यूनिवर्सल होते हैं कोड, है ना, कोड चेंज नहीं होते। कोड्स आर डिजेनरेटिव का मतलब होता है कि एक एमिनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन रिप्रेजेंट करते हैं, एक से ज्यादा कोडॉन कोड करते हैं, है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ठीक है, क्लियर। चलो नोट करो, तो हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड। फर्स्ट, genetic codes are triplet in nature. Genetic codes are triplet in nature. Full stop. The three adjacent bases, termed a codon, that specify one amino acid. Next, अब देखो ऐसा नहीं होगा कि ये ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग का क्या मतलब हुआ कि ऐसा नहीं होगा कि AUG ये हो गया और तो एक कोडॉन ये हो गया AUG, है ना, और दूसरा कोडॉन GUG हो गया, तो दूसरा कोडॉन ऐसा नहीं होगा कि ये इसको शेयर कर ले। तो एक कोडॉन ये हो गया, दूसरा कोडॉन ये हो गया, तो दो कोडॉन एक अमीनो एसिड को सॉरी एक नाइट्रोजन बेस को शेयर नहीं करेंगे, तो ओवरलैप नहीं करेंगे, कोडॉन एक दूसरे को ओवरलैप कहीं पे नहीं करेंगे। एग्जैक्टली 3 के बाद दूसरा कोडॉन शुरू, ठीक है। तो नोट करेंगे, there is no overlapping, there is no overlapping, that is
adjacent codon do not overlap and they do not share base. Do not overlap and they do not share base. Next point. There is no punctuation. There is no punctuation. That is, genetic code is commaless. मतलब दोनों के बीच में कॉमा नहीं होगा. That is, genetic code is commaless. Genetic code is commaless. So genetic code is Commaless. okay, sir. Next point. सर कॉमालेस मतलब कहीं पे कॉमा होता है, ऐसा होता भी? भैया कहाँ कॉमनलेस मतलब कॉमन नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं कि जेनेटिक कोड में सर कोई और चीज में यहाँ से टर्म आया कॉमा? नहीं, जेनेटिक कोड में कोई कॉमन नहीं होता. ठीक है, ये मतलब इसका कुल मिला के यही मतलब है. कोई पॉज नहीं बीच में कि 3 के बाद कोई पॉज आता हो. कंटिन्यूअस नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस है और हर 3 दिन को एक कोडॉन बोल दिया गया. ओके और ऐसे ही वो रीड आउट किए जाते हैं. नेक्स्ट, the genetic codes are, the genetic code is universal. The genetic code is universal. That is, a given codon in DNA and mRNA, that is, a given codon in DNA and mRNA specify the same amino acid. Specify the same amino acid in all organisms. Next one. The genetic code is degenerate. अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया कि एक से एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन कोड करते हैं. जेनेटिक कोड इज डिजेनरेट. ये पूछा जाता है कि क्यों होते हैं. दैट इज, it lack specificity and one amino acid is lack specificity and one amino acid is one amino acid specificity and one amino acid is coded by one amino acid is coded by more than one codon. More than one codon. Next. Next point है नॉन एम्बिग्विटी. नॉन मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है. ambiguity, non ambiguity. Next character, non ambiguity of codon. Each codon code for one amino acid. एक कोडॉन एक से ज्यादा एमिनो एसिड को कोड नहीं कर सकता. एक एमिनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन से कोड होता है, लेकिन एक कोडॉन एक से ज्यादा एमिनो एसिड कोड नहीं कर सकता. जैसे कि देखो, फेनिल एलेनिन को ये 2 कोडॉन कोड करते हैं, लेकिन ये कोडॉन फेनिल एलेनिन के अलावा कोई और चीज कोड नहीं कर सकता. ये भी फेनिल एलेनिन के अलावा कोई और चीज नहीं कोड कर सकता. सेरेनिन को 4 कोडॉन कोड करते हैं, लेकिन ये कोडॉन तो सेरेनिन 4 कोडॉन से कोड होता है, लेकिन इनमें से कोई भी कोडॉन एक से ज्यादा एमिनो एसिड को कोड नहीं कर सकता. Each codon code for only an amino acid. None
none for more than one, none for more than one. Next, nonsense और terminator codon, जो किसी भी चीज को कोड नहीं करते, nonsense और terminator codon. Three out of 64 codons, 3 out of 64 codon, namely UAA, comma UAG and UGA, do not code for any amino acid. Do not code for any amino acid. Hence, called nonsense codon. These stops synthesis of polypeptide chain. Hence called Nonsense codon. Full stop. These stops synthesis of polypeptide chain, hence also called stop codon. Next point. Initiation or सर ये पॉइंट रिपीट कर दीजिए. एक मिनट. They do not code for any amino acid, hence called stop codon, hence called stop codon or nonsense codon. They stop the synthesis of polypeptide chain. This stops the synthesis of polypeptide chain. One last. Initiation or start codon. Initiation or start codon. Initiation or start codon. The codon AUG is called initiation or start codon. It begins the synthesis of polypeptide chain. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में पूछा था, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, है ना. तो भाई लोगों, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, है ना, सब हो गया ना. टाइप्स ऑफ mRNA हो गया है ना सब. Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया. अब आते हैं भाई साहब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, है ना. क्या मतलब हुआ? मतलब जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं. ठीक है, इस बात को हमें पढ़ना. जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, कैसे वो एक पर्टिकुलर कोई जीन ट्रांसलेशन करके एंजाइम या किसी भी फंक्शन को करता है, कैसे एंजाइम बनाते हैं, कैसे प्रोटीन बनाते हैं. अभी तो हमने सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ा. अब बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना. 2 साइंटिस्ट थे, जैकब और मेनॉट. उनको इस बात के लिए नोबेल प्राइज दिया गया, इसीलिए, और इसको हम लोग बोलते हैं ओपेरॉन. इसे ओपेरॉन मॉडल या ओपेरॉन कॉन्सेप्ट.
तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि ध्यान से मेरी बात को यहाँ पे भी आपको समझना पड़ेगा पूरी बात। तो आप 1 मिनट ज़रा मुझे दो, मैं थोड़ा-सा आई वांट टू टेक वाटर, फिर आपको स्टार्ट करते हैं। देखो, हाँ, तो रेगुलेशन ये जैकब पेनॉट का मॉडल है, इसको हम ओपेरॉन मॉडल कहते हैं। समझिए, ये मॉडल जो जैकब और पेनॉट ने बताया, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ओपेरॉन हाइपोथेसिस। समझते जाओ बात, पहले पूरी बात को समझिएगा, फिर मैं लिखवा दूंगा, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पूरी प्रोसेस समझने वाली चीज़ है, आपको कुछ भी रटना नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप बिना याद किए ही लिखाओगे बोर्ड में। तो भाई साहब, इसको हम लोग कहते हैं लैक्टोज और लैकोपेरॉन। लैक्टोज और एक मिनट, देखो, इसे हम लोग बोलते हैं लैक्टोज या लैकोपेरॉन या लैक। जो लैक्टोज या लैकोपेरॉन जो आपका मॉडल है, लैकोपेरॉन मॉडल, राइट। तो ये मॉडल दिया था जैकब और बर्नार्ड, है ना। तो दो साइंटिस्टों ने मिलकर के इस मॉडल को दिया। इन्होंने बताया कि जीन्स कैसे काम करते हैं इस मॉडल की हेल्प से। उन दोनों साइंटिस्टों का नाम था जैकब और बर्नार्ड, उनका नाम था। उनका पूरा नाम था, एक थे फ्रैंकोइस जैकब, फ्रैंकोइस जैकब और जैकब, एंड दूसरे थे जैक्स मोनाट।
जैक्सपोनेट, है ना। अब इन्होंने बताया कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कैसे कैसे ये रेगुलेशन इसका होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये इन्होंने जो अपना एग्जाम जिस पे एक्सपेरिमेंट किया था वो बैक्टीरिया था ई कोलाई बैक्टीरिया, है ना। तो ई कोलाई याद रखना है, बैक्टीरिया का नाम ई कोलाई बैक्टीरिया पे इन्होंने हेल्प किया था। ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है, ये लैक्टोज को डाइजेस्ट करने का काम करता है। लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए इसके अंदर 3 जीन्स पाए जाते हैं। ये तीनों जीन्स क्या करते हैं, एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो तीनों जीन क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाते हैं, जिससे कि ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन बनता है, मतलब एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। तो ये 3 जीन है ना। तो ये तीनों जीन क्या किस किस चीज को कोड करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो लैक जेड जीन है ना, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक जीन है लैक जेड जीन। तो लैक जेड जीन किसको करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज करके एक एंजाइम है, उसको कोड करने का काम करता है। तो लैक जेड जीन हो गया, मैं लिख देता हूँ इधर। और एक लैक वाई जीन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक जीन लैक वाई है, और तीसरा जीन आप देख पा रहे हैं लैक ए जीन, है ना। यहाँ पे एक लैक ए जीन, यहाँ पे तीन जीन आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर तीनों जीन, अरे क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तीनों जीन अलग अलग, है ना। तो यहाँ पर अलग अलग जीन किस चीज को कोड कर रहे हैं वो मैं लिख देता हूँ। तो लैक जेड जीन जो है ये किसको कोड करता है, ये कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये एक एंजाइम को कोड करता है। लैक ये जो वाई जीन है ये कोड करता है परमिएजेस को, परमिएजेस को कोड करता है। लैक ए जीन जो है ये ट्रांस एसिटाइलाइजेस को कोड करता है, ट्रांस एसिटाइलेजेस को कोड करता है ना। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमिएजेस ट्रांस एसिटाइलेजेस। अब क्या होता है, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, बैक्टीरिया को जब उसके चारों तरफ मीडियम में जहां पे बैक्टीरिया मौजूद है वहां पे जब लैक्टोज होगा तो एंजाइम सीक्रेट होंगे क्योंकि डाइजेशन करना है। लेकिन अगर लैक्टोज नहीं होगा तो क्या है, वहां पे ये एंजाइम तीनों सीक्रेट नहीं होते। ऐसा कैसे होता है समझिएगा। अब क्या होता है, ये जो फंक्शनल जीन है, जो जीन किसी चीज को कोड करते हैं, है ना। तो ये जीन जो किसी चीज को कोड करते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से ना, और इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको बना जरूर लेना। तो ये जीन लैक ए, लैक वाई और लैक जेड, लैक ए और लैक वाई, ये तीनों जो जीन है, ये जीन तीन एंजाइम को कोड करते हैं। इन जीन्स को बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चरल जीन। तो इस यूनिट को हमने कहा स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन के बाद क्या होता है, यहां पर एक जीन है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन क्या करेगा, ऑपरेटर जीन एक स्विच की तरह काम करता है, स्विच ऑन और स्विच ऑफ। जब ये स्विच ऑन होगा, है ना, तो स्विच ऑन ऑफ की तरह काम करता है। जब ये ऑन होगा तो मतलब ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेंगे, एंजाइम बनेंगे। जब ये ऑफ होगा तो ये नहीं बनेंगे। अब देखो क्या है, इसके साथ में यहां पर एक प्रमोटर जीन है, ये भी एक जीन है, प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन हमको पता है, याद करो मैंने आपको बताया था कि प्रमोटर वो साइट होती है जहां पर आकर के आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, जुड़ता है। और प्रमोटर जीन के अंदर ही क्या होती है, रिकॉग्निशन साइट, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आकर के जुड़ता है। याद है ना आपको, याद है, Yes, sir. ठीक है। इसके बीच में थोड़ा गैप होता है और इसके आगे एक जीन पाया जाता है, इसको हम रेगुलेटरी जीन बोलते हैं, इसको आई जीन कहते हैं, है ना। इस पूरे को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, ओपेरॉन कहते हैं। ये पूरे को मिला करके आप क्या कहते हो, ओपेरॉन कहते हो, है ना। तो यहां पर कहां से कहां तक को हम ऑपरेंट करते हैं, ये रेगुलेटरी जीन इसमें नहीं आता, ओपेरॉन में, है ना। तो ओपेरॉन कहां से कहां तक आता है वो भी मैं बता देता हूं, किसको ओपेरॉन कहते हैं, यहां से लेकर के यहां तक, इस पूरे जीन यूनिट को, इस जीन यूनिट को हमने नाम दिया और इसको क्या कहा, ओपेरॉन। मतलब ये कि ओपेरॉन एक यूनिट है जो फंक्शन करती है। अब कैसे फंक्शन करती है समझना मेरी बात को। जब मीडियम में, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, है ना, मेरी बात को गौर से समझना, जहां ना समझ में बताना। व्हेन देयर इज नो लैक्टोज इन मीडियम,
तो जब मीडियम में लैक्टोज नहीं है मतलब इस समय बैक्टीरिया को किसी भी तरह से एंजाइम बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो जब मीडियम में लैक्टोज नहीं होगा तो रेगुलेटरी जीन जो होगा, जिसको हम आई जीन कहते हैं, आई जीन एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन को कोड करेगा। जिस प्रोटीन को कोड करेगा इसे हम क्या बोलते हैं? रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं। ये रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिवेट होती है और जा करके कहां पे अटैच हो जाती है? कहां पे अटैच हो जाती है? ये ऑपरेटर पे अटैच हो जाती है, ओ पे, ऑपरेटर पे चल जाती है। जैसे ऑपरेटर पे अटैच हो जाएगी तो यहां पे कैसे अटैच होगी? ये ऐसे अटैच होगी भाई साहब, ऐसे जाकर के यहां पे इस जगह पे फंस जाती है, अटैच हो जाती है ना। तो अब यहां पर जाके ऑपरेटर में अटैच हो गई। जब ये ऑपरेटर में अटैच हो जाएगी तो स्विच क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। अब देखिए यहां पे प्रमोटर साइट है, पी साइट। इस पी साइट पे आकर के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ जाता है। चलो ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज आ तो गया, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाता है, लेकिन रिप्रेसर के जुड़ जाने की वजह से आरएनए पॉलीमरेज को हिंड्रेंस क्रिएट होती है, तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब आगे नहीं बढ़ पाएगा तो यहां पे नो ट्रांसक्रिप्शन, और जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो नो ट्रांसलेशन, किसी भी तरह का कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा। और जब ट्रांसलेशन नहीं होगा तो क्या होगा? नो एंजाइम फॉर्मेशन, तो किसी भी तरह का एंजाइम फॉर्मेशन नहीं होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? Am I clear? Yes, sir. दूसरा डायग्राम बिल्कुल क्लियर है? ठीक है। अब ऊपर वाले डायग्राम को समझना, तो आपको क्या करना है? पहले ये डायग्राम बनाना है, फिर ऊपर वाला बनाना है। ऊपर वाले को आप समझिए बात को। अब क्या होता है भाई साहब कि लैक्टोज मीडियम में मौजूद है ना। तो दूसरे नंबर पर मैंने आपको बोला व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट, जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो रेगुलेटर जीन क्या होता है, मतलब आई जीन, उसने रिप्रेसर को बनाया, लेकिन इसके अंदर कहां पे, ये जो रिप्रेसर है नीचे की तरफ जो खाली खाली साइट दिख रही है, इसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। कहां पे? ये रिप्रेसर के नीचे एक साइट है, इसको बोलते हैं एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट में आकर के क्या हुआ? ये लैक्टोज जो मीडियम में मौजूद था, तो लैक्टोज आके जुड़ गया। जब लैक्टोज आके जुड़ गया तो इसने क्या किया? इस रिप्रेसर को क्या कर दिया? इस रिप्रेसर को क्या कर दिया? इनएक्टिव कर दिया। जब इसको इनएक्टिव कर दिया तो ये ऊपर जाके जुड़ नहीं पाएगा। जब ये जुड़ नहीं पाएगा तो यहां अटैच नहीं हो पाएगा। जब अटैच नहीं हो पाएगा तो स्विच क्या हो गया? ऑन। अब आरएनए पॉलीमरेज आएगा, ऑपरेटर ऑन हो चुका है, यहां से यहां तक स्लाइड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा और तीनों एंजाइम का फॉर्मेशन। इस तरह से जब लैक्टोज आए तो ऐसी कोई भी चीज जो रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दे उसको अपन क्या कहते हैं? उसके लिए हमने एक टर्म दिया, इंड्यूसर। तो यहां पे लैक्टोज कैसे काम कर रहा है? इंड्यूसर की तरह। तो लैक्टोज इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये प्रोसेस, एंजाइम फॉर्मेशन की प्रोसेस को इंड्यूस कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है, और क्या कर रहा है? रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दे रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ आ गया भाई प्रॉपर? अरे कुछ तो Yes, बोल। sir. ये डायग्राम इतनी पूरी इंफॉर्मेशन के साथ में अलग अलग पेज में आप बना लीजिएगा। पहले नीचे वाला बनाना, फिर ऊपर वाला बनाना, और जो इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा मैंने लिखी है उसको भी आप लिख लीजिएगा। यही ओपेरॉन मॉडल है। किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, और नहीं डाउट होगा तो लिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपकी जेनेटिक्स खत्म हो जाएगी, इन स्टार्टिंग के आधे घंटे में खत्म हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बचा हुआ है और इसमें कुछ खास नहीं, वो फैक्चुअल चीजें हैं कुछ, और दूसरा बचा हुआ है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वो समझने की चीजें, और कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो लिखवा दिया जाए। डन। अलीना समझ आया? Yes, sir. क्या? Yes, sir. इल्मा, आर्यन, Yes, sir. आफरीन, Yes, Yes. sir. फाइनली हर्षित। यस सर। ठीक है, चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्कर क्वेश्चन है और पूछा जाने वाला क्वेश्चन। जो मैंने आपको बताया था कोडॉन वाला, वो 3 मार्कर, ये 5 मार्कर क्वेश्चन है। 5 मार्कर आएगा पूरा आपको। अगर आप जितना मैंने स्क्रीन पे आपको दिख रहा, अगर आप इतना भी लिखाओ तो भी 4 नंबर। कोई भी अच्छा टीचर आपको 4 मार्क्स, सिर्फ आप एक लाइन कुछ और ना लिख के आओ, इतना ही सिर्फ लिखाओ ना इसी तरह से, तो भी आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ये ब्यूटी है ऐसे क्वेश्चन की।
आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में करने चाहिए, लेस टाइम मोर मार्क्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करो, नोट करो। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, लैक ओपेरॉन और लैक्टोज ओपेरॉन। Francois Jacob and Jacques Monod proposed a mechanism of gene expression called operon hypothesis. Sir, Proposed a mechanism called operon hypothesis. Full stop. And एक और पॉइंट लिखा है इसी में, the experiment was done with E. coli bacteria. The experiment was done with E. coli bacteria. Full stop. It got them Nobel Prize. It got them Nobel Prize in 1965. It got them Nobel Prize in 1965. इस बात के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया। फुल स्टॉप। सर कौन सा ईयर है? 1965. An operon act as a gene regulating unit. This operon switch on when lactose is present as inducer. This operon switch on when lactose is present as inducer. Hence, it is also called inducible operon. Hence, it is also called inducible operon. Full stop. Next point. Lac Z, comma, lac Y and lac A. Lac Z, lac Y and lac A are called structural gene or cistron. Are called structural gene or cistron. They produces mRNA and produces mRNA which undergoes translation. Next. सर सर आपने जो ये लैग जेड के आगे लिख रखा है, इन सब के आगे लिख रखा है, वो आपने क्या बताया था उनके बारे में? ये ब्लू कलर में। लैग जेड के आगे ये वाला ब्लू में जो लिखा है, हाँ सर। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा GALACTOSIDASES। नहीं सर, आपने इसके बारे में क्या बताया था कि ये इनका ही नाम है? अरे प्रभु, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएजेज और ट्रांस एसिटाइलेजेज, ये तीनों एंजाइम मिलकर के लैक्टोज डाइजेस्ट करने का काम करते हैं।
समझे? क्लियर? ओके सर, परमिएसेस लैक्टोबाइल को डाइजेस्ट करेगा। हाँ, परमिएसेस ट्रांस एसिटिलेजेस और बीटा गैलेक्टोसाइडेजेस, परमिएसेस और ट्रांस एसिटिलेजेस। चलो स्ट्रक्चरल जीन। नेक्स्ट, ऑपरेटर जीन। This gene controlled operator gene. This gene controlled the functioning of a structural gene. It is turned on by inducer and not expressed when operator gene is turned off. Operator gene is turned off by repressor. Next, promoter gene. Sir, turned off by रिप्रेशर, है ना? ये आगे एक्सप्रेस नहीं होंगे, जब ये रिप्रेशर इसको टर्न ऑफ कर देगा, जुड़ जाएगा तो टर्न ऑफ हो जाएगा, है ना? टर्न ऑन हो जाएगा तो इसको एक्सप्रेस करेगा। प्रमोटर जीन, promoter gene is located adjacent to promoter gene is located adjacent to operator gene. Promoter gene mark the site. Promoter gene mark the site at which RNA polymerase enzyme bind. Mark the site at which RNA polymerase enzyme bind. ठीक है? Next, regulator gene. Regulator gene control the operator gene in cooperation with chemical compound. Cooperation with chemical compound called inducer. Called inducer. Full stop. A regulator gene not necessarily adjacent to operator gene. Full stop. Regulator gene code for sir, not necessarily adjacent to operator gene. The regulator gene code for a protein called repressor. Next one. Sir, क्या हुआ? code for Repressor. Next, when lactose is absent
in medium. Repressor combined with operator. When lactose is absent in medium, repressor combined with operator. Stop. Operator gets switch off and repressor do not allow RNA polymerase to transcribe a structural gene. Full stop. Translation do not takes place, hence enzyme formation do not occurs. Hence, enzyme formation do not occur. Next point. Next paragraph, in fact. When lactose is present in medium, it work as inducer. Full stop. It work as inducer. Full stop. Inducer attaches with repressor. Inducer attaches with repressor and changes its conformation. Inducer attaches with repressor and changes its conformation. सर conformation मतलब इसका शेप चेंज कर देता है. ब्रैकेट में लिख लो, शेप changes its conformation, due to which it become inactive and do not attaches with operator. Full stop. Operator gets switch on. Sir, attaches with Operator. Full stop. Operator get switch on. Full stop. RNA polymerase attaches at promoter. Starts transcription. Attaches at Promoter. Start transcription and translation. Full stop. Formation of enzyme takes place to digest lactose. Formation of enzyme takes place to digest
लैक्टोज। ठीक है, फिर से जब लैक्टोज खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, मतलब जब इंड्यूसर खत्म हो जाएगा तो फिर से जीन स्विच ऑफ हो जाएगा। इसी तरह से जीन स्विच ऑन और स्विच ऑफ की प्रोसेस। क्लियर है भाई? Yes, sir. So this was